विद्यार्थियों, संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए भारतीय संस्कृति के तत्व। भारतीय संस्कृति के तत्व बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय पेपर है। 40 अंक का ये टॉपिक है। इसमें है वर्ण, आश्रम एवं संस्कार। जाति और वर्ण का भारतीय वर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभों में से एक है। ये प्राचीन भारतीय समाज की आधारशिला थी। मूल रूप में वर्ण से आशय किसी विशेष व्यवसाय को चुनने या अपनाने से है। वर्ण उस वर्ग का सूचक शब्द प्रतीत होता है जिसका समाज में विशिष्ट कार्य या व्यवसाय है और अपनी इस विशेषता के कारण वह समाज में एक वर्ग के रूप में प्रतिष्ठित है। सामान्य अर्थ में चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कर्म या अवस्था के कारण अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। समाजशास्त्रीय भाषा में वर्ण का अर्थ अपने चुने हुए विशिष्ट व्यवसाय से आबद्ध वर्ग से हैं। वे अपनी विशेषताओं के कारण समाज के अन्य समूहों से अलग होकर अपने हितों के विषय में जागरूक रहता है। जाति और वर्ण में अंतर। आज भारत में हजारों जातियाँ एवं उपजातियाँ हैं। ये जाति व्यवस्था सामाजिक संगठन का सामान्य रूप है जो हिंदू समाज को समूहों में विभक्त करता है, जिसके स्तर, व्यवहार और आचरण में सम्यक अंतर है। इसके विकसित होने में हजारों वर्ष लगे हैं। जाति शब्द में विद्यमान जन धातु का अर्थ प्रजाति, जन्म या भेद से है। भारतीय जाति प्रथा के लिए कहा गया है यह कुटुंबों के समूह का समवेत रूप है जो साधारण नाम के साथ एक काल्पनिक पूर्वज, मनुष्य या देवता, एक सामान्य वंश परंपरा अथवा उसके उद्भव का दावा करते हैं। ऐसे समान परंपरागत व्यवसाय करते रहने पर फल देते हैं जो सजातीय समुदाय के रूप में उसके द्वारा मान्य होते हैं, जो अपना इस प्रकार का मत व्यक्त करने में समर्थ होते हैं। भारतीय जाति प्रथा को अंतर्विवाही समूह अथवा समूहों का सम्मिलित रूप भी कहा गया है, जिसकी सदस्यता वंश परंपरागत मानी गई है। विभिन्न जातियों एक दूसरे की विरोधी होती है। इसमें जन्म को प्रधानता देते हुए व्यवसाय, रक्त विवाह आदि की विशेषता एक दूसरी जाति को पृथक करती है और अपने कुछ विशेष अधिकारों के कारण ऊंच नीच की भावना से ग्रस्त रहती है। एक जाति का सदस्य अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता है। खान पान में विभिन्न जातियां एक दूसरे से प्रतिबंध रखती है। अधिकांश जातियों के व्यवसाय निश्चित हैं और जन्म से निर्धारित जाति के नियम तोड़ने पर व्यक्ति जाति से बहिष्कृत हो जाता है। अब जाति और वर्ण में क्या अंतर है? जाति जन्म मूलक होती है और वर्ण कर्म मूलक होती है। जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है तथा वर्ण का गुण या कर्तव्य के आधार पर होता है। जाति व्यवस्था कठोर होती है परंतु वर्ण व्यवस्थापन में लचीलापन पाया जाता है। जातियों की संख्या लगभग 3000 है परंतु वर्ण केवल 4 ही हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जातियों में उपजातियाँ भी होती है जबकि वर्ण व्यवस्था में उपवर्णों जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। प्रथम वर्ग धार्मिक कृत्यों का अधिकारी बना जो ब्राह्मण कहलाया। हम वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं। जो हम पढ़ रहे हैं ब्राह्मण। प्रथम वर्ग ये है जो धार्मिक कृत्यों का अधिकारी बना जो ब्राह्मण कहलाया। दूसरा वर्ग रक्षा एवं शासन करने का अधिकारी बना जो क्षत्रिय कहलाया। और तीसरा वर्ग जो है पशुपालन और अन्य व्यवसायों का अधिकारी था जो वैश्य कहलाया। अंतिम वर्ग में वे प्राणी थे जो सर्वथा निकम्मे थे और जो उपयुक्त तीनों में से कहीं भी उपयुक्त सिद्ध न होने में असमर्थ हैं। इनका केवल मात्र अन्य सदस्यों की सेवा करना था, वह शूद्र कहलाए। इस प्रकार चारों वर्णों का विकास होता रहा। ब्राह्मण व उसके कर्तव्य। ब्राह्मण समाज में ब्राह्मण वर्ण का उच्च स्थान पर था। उसके प्रत्येक क्षेत्र में विशेष अधिकार थे। उसके उल्लेखनीय बिंदु इस प्रकार है: ब्राह्मण के प्रमुख कर्तव्य थे वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना। ब्राह्मण से त्याग, कर्तव्य परायणता, साधना, तप तथा बौद्धिक श्रेष्ठता की अपेक्षा की जाती थी। वह राज्य और समाज के हित के लिए धार्मिक क्रियाएं संपन्न करता था तथा साधना व तपश्चर्या द्वारा समाज का मार्ग निर्देशन करता था। ब्राह्मणों को अनेक सुविधाएं प्राप्त थी। पुरोहित के रूप में वे राजा को महत्वपूर्ण परामर्श देता था। क्षत्रिय और उसके कर्तव्य।
इसका सम्मान समाज में ब्राह्मणों के बाद था। देश और समाज की रक्षा का भार इन्हीं के कंधों पर था। ये क्षेत्र अर्थात शौर्य और पराक्रम से संबंधित थे। इनके विशिष्ट बिंदु हैं। आचार्य मनु के अनुसार प्रजा की रक्षा करना, दान यज्ञ पढ़ना तथा विषय वासना से दूर रहना क्षत्रिय के कर्तव्य थे। क्षत्रिय का वर्णन गुणाशासन और सैन्य क्रम था। चतुर्वर्णों का संरक्षण करना उनका उत्तरदायित्व था। उन्हें अध्ययन और अध्यापन का भी अधिकार था। प्रजानाम रक्षणम दानामिज्य अध्ययनेव च विशेष प्रशासक्तिश्च क्षत्रियस्य समासते। अर्थात क्षत्रिय का वर्णगत गुणाशासन और सैन्य क्रम था। चतुर्वर्णों का संरक्षण प्राप्त करना उनका उत्तरदायित्व था। उन्हें अध्ययन और अध्यापन का भी अधिकार था। गौतम ने इस वर्ण को 3 वेदों पर आधारित बताया है। कौटिल्य ने क्षत्रिय के प्रमुख कर्णों में अध्ययन, यज्ञ करना, शस्त्र धारण करना और भूत रक्षण की गणना की है। सामान्य न्याय की स्थापना करना तथा अधर्मियों को दंड देना भी क्षत्रिय के कर्तव्य क्षेत्र में सम्मिलित था। वे समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। युद्ध में जीती हुई सामग्रियों पर क्षत्रियों का अधिकार होता था। समय समय पर अधीनस्थ राजाओं से मिलने वाले उपहारों पर भी क्षत्रिय शासक का स्वत्व होता था। क्षत्रिय सैनिक या राजपुरुष राजा के वेतनभोगी होते थे। क्षत्रिय शिक्षक भी बन सकते थे, परंतु वे इसके बदले में कोई शुल्क ग्रहण नहीं कर सकते थे। पंचाग्नि विद्या की उत्पत्ति और विकास का श्रेय क्षत्रियों को ही प्राप्त था। दंड के क्षेत्र में क्षत्रियों को केवल ब्राह्मण के प्रति किए गए अपराधों में अन्य वर्णों की अपेक्षा कुछ कम दंड दिया जाता था। आपत्ति काल में क्षत्रिय अपने से नीचे के वर्ण से कर्म अपना सकते थे। मनु, गौतम और बौधायन के अनुसार वे वैश्य कर्म अपना सकते थे। व्यापार में उनके लिए रस, तिल, नमक, पत्थर, पशु और मनुष्यों का क्रय विक्रय वर्जित था। वैश्य और उनके कर्तव्य। ब्रह्मा के उदर से उत्पन्न वैश्य अपने उदर की पूर्ति के साथ साथ समाज की अर्थव्यवस्था का भरण पोषण भी वहन करते थे। वे अपने सतत प्रयत्न द्वारा समाज को राज्य को आर्थिक सुदृढ़ता प्रदान करते थे। इनके अन्य बिंदु इस प्रकार हैं। वैश्य के प्रमुख कर्तव्यों में कृषि कर्म, पशुपालन, व्यापार, उद्योग धंधे आदि थे। इसके अतिरिक्त उन्हें वेदों के अध्ययन का अधिकार भी था। जो कुछ भी उत्पन्न करते थे वे उस पर समाज एवं राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता था। अपनी आय का कुछ अंश उन्हें राज्य को आयकर के रूप में देना पड़ता था। आर्थिक समृद्धि तथा विकास के लिए वे यज्ञों का आयोजन भी करते थे। समाज में उन्हें क्रमशः तीसरा स्थान प्राप्त था। गौतम तथा कौटिल्य के अनुसार अध्ययन, भजन और दान वैश्यों का परम कर्तव्य था। कृषि, गोरक्षा तथा वाणिज्य उनके स्वाभाविक कर्म थे। पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, वेद पढ़ना पढ़ाना, व्यापार करना, ब्याज लेना तथा कृषि कर्म वैश्यों के कर्तव्य थे। अब शूद्र एवं उसके कर्तव्य। चतुर्थ वर्ण है शूद्र एवं उसके कर्तव्य। समाज में शूद्र वर्ण की स्थिति निम्नतम थी। इसकी उत्पत्ति जो वेद पुरुष के चरणों से मानी गई है, इसको पतित तथा हेय माना जाता था। अधिकार एवं प्रतिष्ठा से वंचित शूद्रों की तुलना पशुओं से की गई है। देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार शूद्र समाज के चरण मतलब पैर थे। जिस प्रकार शरीर का सारा भार पैरों पर होता, उसी प्रकार इस वर्ण पर समाज की सेवा का पूरा भार था। अन्य बातें यूँ हैं। मनु के अनुसार तीनों वर्णों की सेवा करना यही कर्म शूद्रों के निमित्त ईश्वर ने बनाया है। शूद्र का अपना कोई धन नहीं होता था, उसके सारे धन पर स्वामी का ही अधिकार होता था। शूद्र वर्ण पूर्ण रूप से द्विजों की दया पर निर्भर थे। वे अन्य तीनों वर्णों पर परित्यक्त वस्तुओं का उपयोग करते थे। सेवा के बदले उन्हें जूठा अन्न, पुराने वस्त्र, धान के पुआल, पुराने बर्तन, खाट आदि दिए जाते थे। आपत्तिकाल में विभिन्न उद्योग धंधे अपना सकते थे। भूख से पीड़ित होने पर शूद्र कर्म कर सकते थे। इसमें भोजन बनाने, कपड़ा बनाने तथा बढ़ई से के लिए कार्य सम्मिलित थे। उपजीव्य व महाकाव्य काल में शूद्रों की दशा को कुछ प्रकृति हुई, तब वे व्यापार तथा वाणिज्य कर सकते थे। महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर ने राजसूय युग में शूद्र प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था। मनु ने भी कहा है कि शूद्र से भी उत्तम विद्या ग्रहण करनी चाहिए। अर्थात अगर नीच कोई शूद्र व्यक्ति हो तो भी उससे श्रेष्ठ जो गुण है उसके ग्रहण करने चाहिए। 4 वर्णों के सामान्य कर्तव्य। प्राणियों को हानि न पहुंचाना, सत्य की निरंतर खोज करना, अधिकार पूर्वक दूसरे की वस्तु को लेने से बचना,
चरित्र एवं जीवन की पवित्रता को बनाए रखना, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और आत्मसंयम, क्षमा, ईमानदारी, दान, परोपकार आदि सद्गुणों का पालन करना नैतिक उन्नति में सहायक। वस्तुतः ये व्यवस्था नैतिक उन्नति में सहायक रही थी, क्योंकि इसमें सभी वर्ण के मनुष्य अपने अपने वर्णों के अनुरूप कर्मों को स्वीकार करके एक दूसरे के प्रति होने वाली स्पर्धा से अपने को दूर कर लेते थे। इससे समाज में शांति का वातावरण होकर प्रत्येक वर्ण उन्नति के मार्ग पर चलता था। इन्हीं नैतिक व व्यवस्थित नियमों का पालन करके वे माया, मोह व लोभ रहित सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करता था। इस प्रकार समुदाय, समाज और देश के निर्माण तथा अभ्युत्थान में वर्ण व्यवस्था का ये योगदान अत्यंत गरिमामय है। अगली क्लास में हम अनुशासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात जो चारों आश्रम व्यवस्था है भारतीय संस्कृति, प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे।